दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली फायर सर्विस को स्कूल्स में बम की धमकी के करीब 60 से ज्यादा कॉल आ चुके हैं। दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। खबर लगते ही बच्चों को घर वापस भेज दिया गया है और बॉम्ब डिस्पोजल की टीम स्कूल्स में चेकिंग कर रही है। तो देखिए, आज जो है वो दिल्ली में स्कूल्स के लिए एकदम अप्रत्याशित सा दिन रहा। दिल्ली में बड़ी खबर ये मिली कि आज स्कूल्स में कई धमकी भरे ईमेल आए, बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई। और ऐसे में अब ये बड़ी अपडेट मिल रही है कि दिल्ली फायर सर्विस को स्कूल्स में बम की धमकी के करीब 60 से ज्यादा कॉल आ चुके हैं। दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और खबर ये भी निकल कर आ रही थी कि इसके पीछे कोई एक व्यक्ति नहीं है बल्कि संगठन हो सकता है। अभी आज सुबह से कई स्कूलों में उनके इनबॉक्सेस में ईमेल रिसीव हुआ है जिसमें कि बॉम्ब का थ्रेट है। जैसे ही स्कूल अथॉरिटीज़ ने पुलिस को बताया तो इमीडिएटली हमारी टीम्स सक्रिय हो गई हैं। स्कूल्स को खाली कराया जा रहा है, बच्चों को सेफली उनके पेरेंट्स की कस्टडी में दिया जा रहा है और उसके बाद इन बिल्डिंग्स को एक एक करके हम सैनिटाइज कर रहे हैं। मेरे सहयोगी राकेश चौधरी जुड़ गए हैं मेरे साथ। राकेश, ये दिल्ली के स्कूल्स में जो धमकी दी गई, अब उससे बड़ी अपडेट मिल रही है, तो क्या कुछ अब कार्रवाई चल रही है इस मामले में? जी अंजलि, बुधवार सुबह से ही जो है दिल्ली के तमाम स्कूल, जो 150 से ज़्यादा स्कूल है जिसमें हड़कंप मचा हुआ था, उसके बाद हालांकि एहतियातन तौर पर जो है बच्चों को छुट्टी दे दी गई। उसके माता पिता, जो बच्चों के माता पिता वहां पहुंचकर पैनिक क्रिएट कर रहे थे, उन्हें घर भेज दिया गया। इसके बाद जब प्रशासन के महकमा जो है आप किसी स्कूल के पास खड़े हैं तो जरा तस्वीरें दिखाइए कि क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। जी, इस वक्त तो मैं स्कूल से आया ही हूँ क्योंकि वहाँ सन्नाटा पसर गया तो वहाँ की क्या तस्वीरें और थी? कार्रवाई करने के बाद पुलिस प्रशासन की टीम भी जो है वापस, हाँ, वहाँ की तस्वीरें जो थी अंजलि वही मैं बता रहा हूँ। संस्कृति स्कूल जब हम चाणक्यपुरी पहुँचे थे तो वहाँ डॉग स्क्वाड की टीम, बम स्क्वाड की टीम और पुलिस प्रशासन के तमाम जो आला अधिकारी थे वो पहुँचे हुए थे। स्कूल में छुट्टी दे दी गई थी, बच्चों के माता पिता को घर भेज दिया गया था और एक एक कमरे की तलाशी ली जा रही थी। इस तलाशी के दौरान जब वो पुलिस प्रशासन की टीम बाहर आई थी तो हमने पूछने की कोशिश भी की कि क्या कुछ मिला है, तो उनका कहना था कि अभी कुछ नहीं मिला है। इस पूरे जाल को अगर अंजलि हम डिकोड करने की कोशिश करें तो 150 ईमेल भेजे गए दिल्ली एनसीआर के टॉप जितने भी स्कूल हैं, चाहे संस्कृति स्कूल चाणक्यपुरी की बात करें, मयूर विहार के स्कूल की बात करें या डीपीएसआर के पूरम की बात करें, गुड़गांव के डीपीएस की बात करें, डीएवी स्कूल की बात करें, तो हर जगह बम से उड़ाने की जानकारी आप दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। राजधानी भोपाल के मिसरोद में दूसरी क्लास की 8 साल की बच्ची के साथ ज्ञान गंगा स्कूल के हॉस्टल में ज्यादती का मामला सामने आया है। बच्ची को दाल चावल में कुछ नशीला पदार्थ खिलाया गया जिससे वो बेसुध हो गई। होश आया तो एक शख्स उसके साथ गलत काम कर रहा था जबकि एक और शख्स पास में ही खड़ा था। घटना 4 से 5 दिन पुरानी बताई जा रही है। बच्ची 15 दिन पहले ही हॉस्टल में आई थी और मंगलवार रात पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ ज्यादती का मामला दर्ज किया है। इसमें हॉस्टल वार्डन भी शामिल है, जिसके बाद सीएम ने इस मामले में एसआईटी गठित कर जांच के निर्देश दिए हैं। तो देखिए, ये बड़ी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर भोपाल से। और भोपाल के ज्ञान गंगा इंटरनेशनल स्कूल में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। इस मामले में पुलिस की टीम स्कूल पहुंची है। बताया जा रहा है कि आज शाम तक पुलिस कोर्ट में पीड़िता के बयान 164 के तहत दर्ज करवाएगी। इस मामले में फाइनल कंपाइल मेडिकल रिपोर्ट भी पुलिस कोर्ट में सौंपेगी। पीड़िता के कोर्ट में बयान के बाद ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। पीड़िता की पहचान करने के बाद स्कूल के प्रबंधन से जुड़े लोगों को भी पुलिस आरोपी बनाएगी। हालांकि अब इस मामले में बाल अधिकार और संरक्षण आयोग का पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजा गया है।
तो देखिए, ये जो है बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकल कर आई, जहां पर 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। ये अमानवीय घटना, अमानवीय दुर्घटना, और अब जब इसकी जानकारी आ गई है, हालांकि इस जानकारी को बाहर आते आते भी समय लगा, तो अब इस पर पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया है। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में डीसीपी श्रद्धा तिवारी का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन हुआ है। डीसीपी श्रद्धा तिवारी के मुताबिक एसीपी मिसरोद की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि बच्ची का मेडिकल हो गया है। डीसीपी ने बताया कि श्रद्धा तिवारी पर इस मामले में सेक्सुअल असॉल्ट का ही केस दर्ज किया गया है। हाँ, मेडिकल हो गया है। सेक्सुअल असॉल्ट का ही आपस में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें जो भी विवेचना में जो भी लोग शामिल होंगे उनके विरुद्ध निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी, चाहे कोई पुलिस वाला हो या कोई और चीज़ इनको पहचानेगी या जो भी चीज़ें एविडेंस के आधार पे आएंगी विवेचना में, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बच्ची ने अपना बयान दिया है और बच्ची अभी 8 साल की है, छोटी बच्ची है। और इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। हॉस्टल में हैवानियत का मामला है, जो ये मध्य प्रदेश राज्य बाल आयोग की टीम वहां पहुंच गई है। ज्ञान गंगा स्कूल बाल आयोग की टीम हॉस्टल की कर रही है जांच और मौके पर पहुंचकर टीम कर रही है छानबीन। हॉस्टल में बच्चे कैसे रह रहे हैं, अब उसकी भी जांच होगी। तो देखिए, ये जब मामला बाहर निकल कर आया है, तभी से प्रशासन अलर्ट हो गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के भी आदेश है कि एसआईटी का गठन हो। एसआईटी का गठन भी हो गया है और अब जांच जो है वो रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही है। इसी बीच ये बड़ी खबर मिल रही है भोपाल से, हॉस्टल में हैवानियत का जो ये पूरा मामला है, अब इसकी उच्च स्तरीय जांच की जानी है। मध्य प्रदेश राज्य बाल आयोग की टीम पहुंची है। ज्ञान गंगा स्कूल का ये पूरा मामला है, जहां के हॉस्टल में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होने की खबर है। बाल आयोग की टीम हॉस्टल की अब जांच पड़ताल कर रही है। मौके पर पहुंचकर टीम कर रही है छानबीन और हॉस्टल में बच्चे कैसे रहते हैं, अब इस बात की भी जांच की जाएगी। और राजधानी भोपाल में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस घटना को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि प्रदेश में बेटियों के साथ हो रही इस तरह की ज्यादती सभ्य समाज के माथे पर कलंक है। उन्होंने लिखा कि अपराधियों पर कार्रवाई करने की जगह से सहानुभूति व्यक्त करने वालों पर मुकदमे दर्ज कर रही है सरकार। उन्होंने इसके साथ यह भी लिखा है कि मैं भोपाल की घटना की पूरी ईमानदारी से जांच और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग करता हूं। तो देखिए, इस मामले ने कहीं ना कहीं अब सियासी रंग भी ले लिया है। नेताओं की प्रक्रिया आ रही है और इसी बीच पूर्व सीएम कमलनाथ का ये एक्स पर पोस्ट। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी सूरज तिवारी भोपाल से और राकेश चौधरी दिल्ली से। सूरज, सबसे पहले तो मैं आपका रुख करूंगी। इतनी अमानवीय घटना ये हो जाती है और खबर बाहर आने में वक्त लगता है, कहीं ना कहीं पुलिस पर भी ढिलाई के आरोप लगे, लेकिन अब सीएम ने जांच के निर्देश जारी कर दिए, अब एसआईटी का गठन हो गया है। ऐसे में अब क्या आगे की कार्रवाई रहने वाली है, ये बता दीजिए। जी देखिए अंजलि, और जिस स्थान में मैं मौजूद हूँ मिसरोद थाना है और मिसरोद थाने की ही ये पूरी घटना है और डीसीपी खुद श्रद्धा तिवारी यहाँ पर आई हुई हैं, पूरे मामले की जांच कर रही हैं। आप तस्वीरें देखिए, डीसीपी श्रद्धा तिवारी यहाँ पर खड़ी हुई हैं। इनसे जब हम बातचीत की तो बातचीत करते हुए इन्होंने बताया कि पूरे मामले की हम जाँच कर रहे हैं और जो भी आरोपी होगा उसे सख्त सख्त सजा दी जाएगी। मेडिकल रिपोर्ट के बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी मेडिकल रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी तो कहीं ना कहीं ये बताया जाएगा कि क्या क्या हुआ था। अभी पूरे जो मामले के बाल आयोग की जो टीम है वो भी हॉस्टल में पहुंची है। इससे पहले सीन ऑफ क्राइम की भी टीम पहुंची थी, जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगालेंगे और उस फुटेज के आधार पर ये देखेंगे कि कब कौन आया कौन गया और पूरे मामले की जांच करेंगे। क्योंकि जिस तरह से बच्ची का घटनाक्रम सामने आया है, 10 दिन पहले बताया गया कि मेरे साथ राकेश जुड़े हैं दिल्ली से। राकेश, केंद्रीय बाल संरक्षण आयोग की एंट्री हो गई है इस पूरे मामले में। केंद्रीय बाल संरक्षण आयोग ने कमिश्नर को नोटिस भेजा है कि कार्रवाई जो की जा रही है उस पर रिपोर्ट सौंपे, उस पर क्या अपडेट्स है आपके पास? जी अंजलि, ये मामला काफ़ी पुराना हो गया है। 15 दिन पहले ही बच्ची के माता पिता ने जैसे एडमिशन कराया था और 4 दिन पहले की ये घटना बताई जा रही है। अब राष्ट्रीय बाल अधिकार
संरक्षण आयोग ने इस पर एक्शन ले लिया है और सीधे पुलिस कमिश्नर को 5 दिन के अंदर जो है मामले की जांच में जो कुछ भी कार्रवाई की जा रही है उसका रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा है। 5 दिन के अंदर जो है मेडिकल रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा है, साथ ही साथ एफआईआर की कॉपी भी देने के लिए कहा है और इसके साथ ही उस बच्ची की गोपनीयता जो है उसकी पहचान और गोपनीयता का पूरे स्तर पर ख्याल रखने के लिए भी कहा गया है। तो बाल संरक्षण आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि बच्ची की पहचान उजागर ना किया जाए और इस मामले में त्वरित कार्रवाई की जाए और पुलिस कमिश्नर को नोटिस दिया गया है। अब इस मामले में जांच जारी है। बाल आयोग ने लगातार इस पर संज्ञान लिया है। जब कमिश्नर को नोटिस दिया जाता है किसी मामले में तो इस पर कार्रवाई जो है त्वरित की ही जाती है। तो अब देखना यह होगा कि भोपाल पुलिस कमिश्नर और एसआईटी की टीम जो इस पूरे मामले में गठित की गई है वो कैसी कार्रवाई करती है। अंजलि जी, राज्य बाल आयोग की टीम पहुंची है मध्य प्रदेश की। अब ऐसे में वो बच्चों की जो रहने की व्यवस्था है उस पर भी जांच करेगी सूरज, तो उससे क्या अपडेट्स निकल कर आ रही हैं? जी देखिए, कहीं ना कहीं पूरे मामले की जांच होगी और जांच इस बात की भी होगी कि बच्चे कैसे रहते थे, कहाँ हॉस्टल में कैसी व्यवस्थाएं थी, हॉस्टल में कौन आता जाता था। पूरी सीसीटीवी फुटेज निकाली जाएगी और पूरी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाएगा कि कब कौन आया कौन गया। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस करेगी शोक सभा का कार्यक्रम इंदौर में। अक्षय बम के नामांकन वापस लेने पर नाराज है कांग्रेस और बीजेपी पर लगाया है लोकतंत्र की हत्या का आरोप। लोकतंत्र की हत्या पर अब ये शोक सभा कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। आपको बता दूं परसों की वो तारीख, परसों ही इंदौर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अक्षय बम ने अपना नामांकन तो वापस लिया ही, लेकिन उसी दिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। अब इसके बाद कांग्रेस की जो उम्मीद थी वो टूटती हुई, कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन उसके बाद जब जो डमी प्रत्याशी है मोती सिंह पटेल, जब उनका नामांकन भी, उनकी याचिका भी खारिज कर दी हाईकोर्ट ने, तो उसके बाद कांग्रेस की उम्मीद पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई। तो खजुराहो कह लो, इंदौर कह लो, ये वो 2 सीटें हो गई जहां पर चुनाव मुकाबला कांग्रेस पार्टी की तरफ से बचा ही नहीं। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम नोटा का समर्थन करेंगे, हम किसी निर्दलीय का समर्थन नहीं करेंगे। जीतू पटवारी का बयान भी आया था इस पर। और अब इस वक्त की यही बड़ी खबर है इंदौर से कि कांग्रेस पार्टी इसी सिलसिले में शोक सभा का कार्यक्रम आयोजित कर रही है। अक्षय बम के नामांकन वापस लेने पर नाराज है कांग्रेस और बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप, संविधान खत्म करने का आरोप लगातार लगाते आए हैं कांग्रेस पार्टी के आला नेता। और इसी सिलसिले में शोक सभा का आयोजन कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो देखिए, ये बड़ी खबर मिल रही है कि आज कांग्रेस पार्टी पहले तो जुबानी हमले बोलती थी, लेकिन अब इन्होंने कार्यक्रम आयोजित कर लिया है। शोक सभा का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और वजह बताई जा रही है कि अक्षय बम ने जब अपना नामांकन वापस ले लिया, हीट ऑफ द मूवमेंट में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। इसी सिलसिले में हताश निराश कांग्रेस पार्टी अब इस शोक सभा का आयोजन कर रही है। अब इंदौर का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी पुनीत विजय वर्गीय जुड़ गए हैं मेरे साथ। पुनीत, इंदौर में जो परसों ही कांग्रेस की तरफ से लगातार जुबानी हमला बोला जाता रहा है, अब लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान खत्म कर रहे हैं, इस तरीके के बयान आते रहते कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ऐसे में अब ये शोक सभा, इसके जरिए क्या दर्शाना चाहती है कांग्रेस? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने बताया अंजलि हमारे दर्शकों को कि जीतू पटवारी खुद कह चुके हैं कि नोटा का समर्थन कांग्रेस को करना है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी बचा नहीं है और न ही वो किसी निर्दलीय का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं कांग्रेस की हालत ये हो चुकी है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उसी के तहत जो आज तीसरा दिन है, परसों अक्षय बम ने कांग्रेस के प्रत्याशी पद छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, तो अब आज तीसरे दिन उनकी शोक सभा का आयोजन और तीसरे की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इंदौर के राजवाड़ा पर देवी अहिल्या की प्रतिमा के नीचे इस शोक सभा का आयोजन किया जाएगा और इसके तहत कांग्रेस पार्टी यह बताना चाहेगी कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो आज उसका तीसरा दिन है, इसलिए शोक सभा और तीसरे की बैठक रखी गई है। जी अंजलि। जी पुनीत, तो कहीं ना कहीं अक्षय बम ने जो कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, उसके बाद ये कांग्रेस हताश नजर आ रही है। मोती सिंह पटेल के रूप में जो एक उम्मीद नजर आ रही थी पुनीत, उस पर भी पानी फिर गया। तो अब तो नोटा के भरोसे ही है इंदौर में कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
हम इंदौर की बात कर रहे थे और इसी बीच इंदौर से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। इंदौर में राउ नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष मनोज सुले ने की खुदकुशी। ये बड़ी खबर मिल रही है। खुदकुशी उन्होंने फांसी लगाकर की है, खुद के कोल्ड स्टोरेज में फांसी लगाकर दी जान। और अभी तक खुदकुशी के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पारिवारिक विवाद में फांसी लगाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं राव पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो ये बड़ी खबर इंदौर से, राव नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष मनोज सुले ने की खुदकुशी, फांसी लगाकर अपनी दी जान और खुद के कोल्ड स्टोरेज में फांसी लगाकर उन्होंने की खुदकुशी। और ग्वालियर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां की तबीयत बिगड़ी। माधवी राजे सिंधिया की हालत गंभीर, सभी दौरे रद्द कर दिए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और तुरंत दिल्ली रवाना हो गए हैं। 3 महीने से माधवी राजे सिंधिया का एम्स में इलाज जारी है, मैं आपको बता दूं। और अब उनकी मां की तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिलते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने सारे दौरे रद्द कर दिए हैं और तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं नारायणपुर की। नारायणपुर मुठभेड़ को लेकर एक बड़ी अपडेट है। मुठभेड़ अब खत्म हो चुकी है। इस मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए हैं। नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार ने विस्तार न्यूज से बात करते हुए इस मुठभेड़ से जुड़ी अपडेट दी है। एसपी प्रभात कुमार ने दावा किया है कि मुठभेड़ में किसी जवान को खरोच तक नहीं आई है। एक जवान पर जंगलों में भालू ने हमला कर दिया था, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं पिछले 72 घंटों से जंगलों में ऑपरेशन पर निकले कुछ जवान डिहाइड्रेट हो गए थे, जिसके बाद जवानों को हेलीकॉप्टर की सहायता से वापस नारायणपुर लाया गया। तो ये जो नक्सली मुठभेड़ चल रही थी, उससे जुड़ी ये बड़ी अपडेट मिल रही है कि नारायणपुर मुठभेड़ को अब खत्म हो कर दिया गया है और इस मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए हैं। सुरक्षा बलों की तरफ से एसटीएफ या डीआरजी में किसी भी एक जवान को एक खरोंच तक नहीं आई है। बहुत ही डिसिप्लिन में और बहुत अच्छे टैक्टफुली सारे एसओपीज़ का पालन करते हुए बहुत ही सफल ऑपरेशन किया है और कोई हताहत तो दूर की बात है, एक खरोच भी नहीं है। सूचना वहाँ पे बड़े काडर्स की थी, माड़ के भी बड़े काडर्स की थी, गच्छरौली के भी बड़े काडर्स की थी। इस सूचना पे हम 3 दिन पहले निकले थे और जैसा कि हमने कल रात के प्रेस ब्रीफ में बताया भी है, 10 नक्सली अभी तक मारे गए हैं। पहचान भी हो गई है। सारी डिटेल हम शाम के प्रेस रिलीज में बताएंगे। नारायणपुर के टेकामेटा में हुई मुठभेड़ में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। 10 नक्सली इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। दरअसल पोलित ब्यूरो सदस्य सोनू की सूचना पर जवान नारायणपुर से सर्चिंग पर निकले थे और अबूझमाड़ के जंगलों में, टेकामेटा के जो जंगल हैं, वहां नक्सलियों से उनका सामना हुआ। कल 30 अप्रैल को सुबह 6 बजे मुठभेड़ शुरू हुई। इसके बाद से लगातार जवान जंगलों में ही हैं। उस इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कुछ जवानों को फिलहाल, पीछे मेरे आप बीएसएफ का जो हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं, उस बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से करीब 15 से 20 जवानों को जो उस मुठभेड़ के दौरान डिहाइड्रेट हो गए थे, उन्हें वापस लेकर ये नारायणपुर पहुंचा हेलीकॉप्टर। एक जवान जो है उसे भालू ने उस पर हमला किया था और जैसा मैं लगातार कहता हूँ कि इन जंगलों में नक्सलियों के अलावा जंगली जानवर भी बहुत बड़ा खतरा होते हैं। तो एक जवान जो उस पर भालू ने हमला किया, लेकिन जिस तरह से नारायणपुर एसपी बता रहे थे कि इस पूरी मुठभेड़ में सबसे अधिक राहत की बात यह है कि कोई भी जवान घायल नहीं हुआ है, किसी जवान को खरोच भी नहीं आई है। एसपी बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने कहा कि हमारे सारे जवान जो हैं वो जिस तरह से यहाँ से गए थे बिल्कुल उसी हालत में वापस आएंगे। तो ये जो मुठभेड़ है जिसमें 10 नक्सली मारे गए, उसमें जवानों को एक बहुत बड़ी राहत की खबर फिलहाल यही है कि सारे जवान सुरक्षित हैं। कुछ जवान जो उस दौरान, क्योंकि वहाँ एक बहुत ही मुश्किल टेरेन है, जंगलों के बीच जवान लगातार 40 से 45 किलोमीटर का सफ़र कर वहाँ पहुँचे थे, लगातार इलाके की सर्चिंग कर रहे हैं और पानी के कोई साधन वहाँ नहीं थे। तो जो जवान डिहाइड्रेट हो गए थे, उन जवानों को इस बीएसएफ के हेलीकॉप्टर की सहायता से वापस नारायणपुर लाया गया है। लेकिन सारे जवान जो हैं वो सुरक्षित हैं और शाम लगभग 4 बजे तक सारे नक्सलियों की डेड बॉडीज नारायणपुर पहुंच जाएगी, जिसके बाद पुलिस द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्रोवाइड की जाएगी।
तो देखिए, नारायणपुर में बड़ी मुठभेड़ हुई नक्सलियों सुरक्षा कर्मियों के बीच, जिसमें 10 नक्सलियों को मार गिराया गया। लेकिन राहत भरी खबर ये है कि सुरक्षा कर्मी सुरक्षित हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए रामनिवास रावत ने विस्तार न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो पिछले कई सालों से पार्टी में उपेक्षा का शिकार हो रहे थे। जिस जनता ने मुझे जिताकर पहुंचाया, उनके विकास के काम रुके हुए थे, इसीलिए मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। सुनवाते आपको। जो कभी कांग्रेस के थे वो अब बीजेपी के हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रामनिवास रावत, जिन्होंने कल सीएम मोहन यादव के समक्ष बीजेपी की सदस्यता ली है। सर, दल तो बदल लिया, अब दिल कैसे बदलेंगे, क्योंकि लंबे समय से आप कांग्रेस में। देखिए, जहाँ भी रहते हैं व्यक्ति प्रतिबद्धता के साथ रहते हैं और बीजेपी में जहाँ भी रहेंगे प्रतिबद्धता के साथ पूर्णतः रहेंगे। सर, कैसे, क्यों निर्णय लिया है, इसके पीछे का कारण क्या है? परिस्थितियाँ थी, क्षेत्र के विकास भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्षेत्र में जिस तरह से काम कराया जाना चाहिए था, जिस दिन राजनीति में कदम रखा था उस समय विचार आया था कि क्षेत्र में कुछ अच्छे काम करें, लोगों की उत्पादन बढ़े, लोगों की उन्नति हो। वो काम नहीं हो पाए बड़े लंबे समय से। केवल एक बार टाइम मिला कांग्रेस में, उस समय एक बड़ा बांध बनवाया था। पता ये भी जा रहा था, क्यों आपने पहले भी कहा था, क्योंकि किसी बाहरी प्रत्याशी को उम्मीदवार न बनाए कांग्रेस, इसको लेकर भी लगातार नाराज थे। आप भी टिकट की लगातार मांग कर रहे थे, इसके पीछे भी ये भी कारण है? नहीं, टिकट नहीं मिलने से नाराज नहीं हो। टिकट ऐसे व्यक्ति को देना, इसे कांग्रेस से कोई नाता नहीं है, कांग्रेस के लिए एक दिन का नहीं रहा, ये हमारी नाराजगी का मुख्य कारण। आपको रोकने के लिए कोई वरिष्ठ नेता ने कोई कोशिश की? किसी का फोन आया? राहुल गांधी से आपकी चर्चा हुई थी, बताया जा रहा है? नहीं हुई थी, उनसे भी चर्चा हुई। हकीकत ये है कि उनकी जानकारी में नहीं था। उन्हें ये बताया गया कि मैं टिकट लड़ना नहीं चाहता और दूसरे लोगों को दे दिया। जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि जब बीजेपी में आप शामिल हुए हैं तो पार्टी ने कुछ मंत्री पद के लिए कुछ ऑफर दिया, ऐसा कुछ सामने बातें आ रही? पार्टी मैंने इसीलिए उनके कार्यालय में सम्मिलित नहीं होते हुए अपने क्षेत्र में बुलाया था। वो मेरे क्षेत्र में आए मुझे लेने, मैं उनके यहाँ नहीं गया। बिल्कुल, तो ये रामनिवास रावत हैं जो अब बीजेपी की उन्होंने सदस्यता ली है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में लगातार वह उपेक्षा का शिकार हुए थे, यही कारण है कि उन्होंने ये बड़ा निर्णय लिया है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। अगली खबर मिल रही है उमरिया से। उमरिया में तेंदुए ने बच्चे पर हमला किया। तेंदुए ने इस बच्चे को बुरी तरह से घायल कर दिया। घटना पनपता बफर जोन के बेलदी गांव की है। तेंदुए ने इस 5 साल के बच्चे पर उस वक्त हमला किया जब वो घर में सो रहा था। हमले के बाद बच्चे की रोने की आवाज सुनकर परिवार वालों ने शोर किया तो ये तेंदुआ भाग गया। बताया जा रहा है कि बच्चे का सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है।